आइडिया आपका तीन फैक्टर पे इनोवेशन हो सकता है। सोशल फैक्टर पे भी, इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी, और इकोनॉमिकल फैक्टर पे भी। सोशल फैक्टर में जो भी एग्जिस्टिंग में, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना या महिला सशक्तिकरण करना, इस सब सेक्शन पे आप कुछ काम कर रहे हैं तो इनोवेशन है। इकोनॉमिकल फैक्टर में कोई भी चीज एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम मतलब सॉल्यूशन ट्रेंड में है, सिस्टम है, उससे कुछ सस्ता आप करके दिखा रहे हैं किसी भी पैटर्न पे, तो वो आप एक इनोवेशन कर रहे हैं। और इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल फैक्टर पे अगर कोई सॉल्यूशन प्रॉब्लम मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर पे कोई भी पॉल्यूशन हो रहा है, उसको कुछ रिजॉल्व कर पा रहे नमस्कार, मैं हूं सी एस सुदेश गुप्ता। आप देख रहे हैं द स्टार्टअप ट्रेंड्स। आज स्टार्टअप ट्रेंड्स में मीट द फाउंडर में 6 एपिसोड में हमारे साथ हैं अक्षय श्रीवास्तव जी। अक्षय जी एलसीबी फर्टिलाइजर्स के फाउंडर हैं। आप एक किसान परिवार से होने के बावजूद आज एक 27 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं। हम जानेंगे एक विस्तार से इस चर्चा में कैसे सर ने अपनी स्टार्टअप को बिल्ड किया, कैसे कैसे प्रोसेस में आगे बढ़े। वेलकम टू द शो सर। हैं। थैंक यू सो मच सर। तो थैंक सर, यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि हर एक स्टार्टअप का एक अपना डिफरेंट आइडिया होता है, उस आइडिया पे स्टार्टअप बिल्ड होता है। तो एलसीबी फर्टिलाइजर्स का क्या प्रोडक्ट है और ये आइडिया कैसे आया? सर मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन के साथ शुरू यस। करता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जनरली जैसा आप देखते हैं कि हर वो किस उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वो हर परिवार ऐसा ही होता है जिनका जनरली घर का पूरा सिस्टम एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। तो मैं लगभग वैसे ही परिवार से हूँ। उसका इंट्रोडक्शन मतलब आप उसके बारे में ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो ऐसा परिवार जिनका आगे का साल पूरा कैसा बीतता है वो खेत पे हो रहे फसल पे ही निर्भर करता है। आगे त्योहार कैसे मनाए जाएंगे, यस। होली अच्छी होगी कि नहीं, बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, खाना क्या खाया जाए। तो करीब टेलिंग दिस स्टोरी इज कि वो मतलब एग्रीकल्चर हमारे दिमाग में हमेशा से बसा रहा है और बहुत अच्छे से पेनिट्रेट होकर डीपर डाउन तक हमारे दिमाग में एग्रीकल्चर बसा रहा है। सो बीइंग फ्रॉम सच फैमिली बैकग्राउंड, मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन किया, पढ़ने में तेज था। इंजीनियरिंग जब मैंने ज्वाइन किया वहाँ पे लैब फैसिलिटी और दिखा तो वहां से ये लगा क्यों ना जो इतना बड़ा मेजर प्रॉब्लम है जिसपे कोई काम नहीं हो रहा है, क्यों ना इस पे कुछ ऐसा काम किया जाए ताकि सर अगर जॉब मिल गई, इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया, तो कहीं ना कहीं किसी कंपनी में जाके नौकरी करेंगे और उससे किस मतलब सिर्फ अपना विकास हो पाएगा। यस। तो कुछ ऐसा करें जिससे कि सिर्फ अपना विकास ना हो, जिस जगह से उठ के आए हैं उनका भी विकास हो सके। और इसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी है कि मैं जब सेकेंड ईयर में था अपने कॉलेज के टाइम में और जब मैं रिसर्च कर रहा था, जी। तब मैंने स्टार्टअप इंडिया में एक इवेंट में अप्लाई किया था। और उस टाइम जब मुझे सेलेक्ट किया गया था पहले राउंड के बाद, और यंगेस्ट होने के नाते कुछ जितने लोग यंग लोग सेलेक्ट हुए थे उनको प्राइम मिनिस्टर सर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया था। तो ग्रेट। मैं उसमें से भी एक था, अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में मैं गया था। तो जी। वहां पे ये बात बोली गई थी उनके द्वारा कि आप लोग रोजगार लेने की जगह पे रोजगार देने पे सोचिए। यस। और आप एक मिडिल आप मतलब ऐसी जगह से आए हैं, अगर आप रोजगार देने पे सोचेंगे तो बहुत ज्यादा आसपास में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक रिजॉल्व होगा। पर अगर कोई इतना बड़ा पर्सनैलिटी आपसे इस तरीके से मंच पे बुला के ऐसा बोला जाता है तो कहीं ना कहीं वो बात दिमाग में बैठ जाती है। सही बात। तो ये स्टार्टअप आइडिया आया। और दूसरा क्वेश्चन जो आपका था कि स्टार्टअप का आइडिया है क्या, सर अभी अगर फर्टिलाइजर सेक्शन देखते हैं आप तो रासायनिक फर्टिलाइजर्स बहुत अवेलेबल है मार्केट में। जी। और उससे जितने इम्पैक्ट हार्मफुल इम्पैक्ट होते हैं ये सभी को पता होता है। तो और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मार्केट में है बट उसका एप्लीकेशन सही से नहीं हो रहा है, मींस उसका यूज जो है उसको लोग अप्लाई करने के बाद भी या तो यील्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, या तो आपका क्वालिटी के मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ता है, आपको जी। एडिशनल केमिकल फर्टिलाइजर देना पड़ जाता है। तो जब आप रीजन देखेंगे तो इनफेक्टिवनेस है माइक्रो मतलब बायो फर्टिलाइजर की, तो उतना इफेक्टिव नहीं है बायो फर्टिलाइजर। तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना इस पे काम करें, अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को सही कर लेके जाएंगे तो हम बहुत कुछ सुधार देंगे। सो वहां से एक आइडिया था कि हम बायो फर्टिलाइजर पे काम करेंगे। ओके, तो अभी टीम में कितने लोग हैं और क्या क्या रोल देख रहे हैं टीम में? सर अभी जब कंपनी तो शुरू हुई थी तो हमने अकेले शुरू किया था और जी। एज ए रिसर्च स्टूडेंट, और धीरे धीरे सफर में कहते हैं ना लोग, आप अगर नेक राय और आइडिया के साथ आगे बढ़ते आते हैं तो जो भी आपके विचार से जिसका विचार मैच करता है वो आपके साथ जुड़ता जाता है। जुड़ते जुड़ते इस समय 27 से 28 लोग हमारे 27 से 30 लोग के बीच में हमारे पास
लोग टीम में। कंपनी को हमने 3-4 पार्ट में बांट रखा है। पहला पार्ट है प्रोडक्शन और ये मैनेजमेंट का जी सेक्शन, जी जो फंड रेजिंग या जो भी ऐसी चीजें हैं डेवलपमेंट, जी जी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, वो मैं देखता हूँ। मेरे साथ कुछ लोग और हैं टीम के। दूसरा सेक्शन आता है टेक्निकल सेक्शन का, कंपनी का R&D जो कंटिन्यूअस डेवलप चल रहा है। जैसे जी हमारा जो अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पूछता है, आप कर क्या रहे हैं, कैसे करेंगे, तो ये है कि हम अलग अलग फसल के लिए अलग अलग फर्टिलाइजर बना रहे हैं, और आगे का प्लान ये है कि अलग अलग फसल में ही अलग अलग समय पे अलग अलग फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट होती है। कभी फल बढ़ाना है, फल का जी कलर अच्छा करना है, साइज बढ़ाना है, तो इस सभी इसके लिए अलग अलग फर्टिलाइजर्स आप बना सकते हैं। उसके लिए कंटिन्यूअस रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए होता है। उसको कंट्रोल करते हैं, लीड करती है हमारी को फाउंडर डॉक्टर नेहा श्रीवास्तव, जी जो कि पोस्ट डॉक्टरेट हैं IIT BHU से। हमारे साथ इसमें नैनो टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव, जी जो भी DTU से पढ़े हुए हैं और पोस्ट डॉक कंप्लीट कर चुके हैं। सो इन लोगों का बैकग्राउंड है टेक्निकल सेक्शन का। दूसरा मार्केटिंग सेक्शन में हमारे पास मिस्टर मुकेश हैं, मिस्टर मुकेश और मिस्टर संजय तनेजा, और मिस्टर शुभेंद्र। ये दो तीन लोग हैं। मिस्टर संजय तनेजा IIM पास आउट, IIM लखनऊ 1998 बैच। मुकेश जी का बहुत अच्छा कनेक्ट है FPO में, लोकल एरिया में। शुभेंद्र का सेल्स मार्केटिंग में अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इन लोगों के कंट्रोल में इस समय 12 से 13 लोग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स काम कर रहे हैं अलग अलग लोकेशन में। और मिस्टर संजय सर जो है वो अलग अलग B2B भी पार्टनरशिप देख रहे हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करने का हुआ। ये सारी चीजें इसमें भी दिख रहा है। चौथा जो मैंने बोला पॉइंट, कि हमारा जो चौथा पॉइंट है वो डिजिटल मार्केटिंग का भी है। जी तो हमने, जैसे बात होती है कि महिला सशक्तिकरण, और दूसरा आता है कि एम्प्लॉयमेंट टू, अगर जो ऐसे अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या स्टार्टअप है, तो आपकी एक जिम्मेदारी होती है कि जो भी कॉलेज के बच्चे हैं उनको भी आप आगे इस डायरेक्शन में लेके चले। तो हम इंटर्नशिप प्रोवाइड कराते हैं, और डिजिटल टीम में वो भी पेड इंटर्नशिप देते हैं। तो डिजिटल टीम पूरा इंटर्न्स के द्वारा वो पूरा मार्केटिंग कैंपेनिंग वो सारी चीजें करते हैं। अगर हम आसान शब्दों में समझना चाहें कि बायो फर्टिलाइजर्स, या हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहें, तो क्या होता है बायो फर्टिलाइजर्स और किस तरीके से इसको बनाया जाता है, कितने टाइम तक ये खेतों में रह सकता है? सर, अगर हम अपने बायो फर्टिलाइजर की बात करते हैं, तो जी उसमें छोटा सा हम साधारण भाषा में इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, बायो फर्टिलाइजर हम इस तरीके से बनाते हैं कि एक पौधे को अलग अलग तत्वों की जरूरत होती है, पूरा बुआई से लेकर कटाई तक में। जी उसको नाइट्रोजन भी चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटास चाहिए, जिंक चाहिए, ऐसे अलग अलग तत्व चाहिए यस होते हैं। यस इसको अगर रासायनिक से आप अलग अलग फर्टिलाइजर के रूप में देते रहते हैं। जब बायो फर्टिलाइजर की बात आती है, तो बायो फर्टिलाइजर में ये सारे तत्व हम जीवाणु की मदद से बना सकते हैं। क्योंकि जब आप 100-150 साल पहले की बात करते हैं, तो रासायनिक खाद नहीं होता था मार्केट में, उसके बाद भी खेती होती थी। जी तो इसी वजह से होती थी, खेतों में वो सारे जीवाणु मौजूद होते थे। वो जीवाणु, जैसे कुछ जीवाणु नाइट्रोजन बना के देते हैं, कुछ जीवाणु फास्फोरस पोटास बना के देते हैं, कुछ सल्फर लेके आ रहे हैं, कुछ कार्बन लेके आ रहे हैं। ये सारे जीवाणु होते हैं। तो हम लोग क्या काम करते हैं, इन जीवाणुओं को जहां जहां ये पाए जाते हैं, इनको वहां से उठाते हैं, और एक साथ मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग करने के बाद एक कंसोर्शियम, मतलब एक ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक जीवाणुओं का संगठन तैयार करते हैं। वो संगठन किसी भी एग्रीकल्चरल बायोमास, मतलब जो चीज जी जिस सड़ सकती है, उस पे डालेंगे, तो जीवाणु उसको खाएगा, उसको सड़ाता रहेगा और तत्व बनाता रहेगा। तो हम वो चीज चुनते हैं, उसमें जीवाणु को डाल के बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं। दूसरा एक चैलेंज आता है इसमें बनाने में, कि लोग कहते हैं क्यों बायो फर्टिलाइजर, अभी आखिर पहले भी बायो फर्टिलाइजर मौजूद था और क्यों उतना इफिशियंट नहीं था। जी तो रीजन क्या था कि आप खेत में जब बायो फर्टिलाइजर डालते हैं, तो बहुत ज्यादा धूप पड़ता है, गर्मी पड़ता है, क्लाइमेटिक कंडीशन बदलती जाती है। तो अगर 25-30 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर माइक्रो जीवाणु चले जाते हैं तो मर जाते हैं। या बहुत ज्यादा ठंडा पड़ जाता है तो जीवाणु इनएक्टिव हो जाते हैं। एग्जाम्पल लाइव, आप कोई भी अगर आपका व्यूअर समझना चाहे, जी तो आप देखते होंगे दही को आप फ्रिज में रखते हैं जी ताकि दही खट्टी ना हो। जी और फ्रिज में रखने का रीजन क्या होता है कि जीवाणु, उतना टेम्परेचर बहुत कम कर देंगे तो जीवाणु फैलेंगे नहीं। जब जी जीवाणु नहीं फैलेंगे तो जैसा जैसा दही था वैसा का वैसा रहेगा। यस और एक और बात होती है कि दूध को बार बार खौलाना पड़ता है। यस दूध को उबाल देते हैं तो जीवाणु स्टरलाइज हो जाता है, मतलब जीवाणु सारे मर जाते हैं। तो मतलब जीवाणु के लिए ही ना ही बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर चाहिए। तो इसके लिए हम नैनो पार्टिकल पे काम करते हैं। नैनो पार्टिकल जीवाणु के साथ मिलकर 3 सुविधा लेके आता है। पहला, वो हमारे जीवाणु को थर्मोफिलिक नेचर बढ़ाता है। थर्मोफिलिक नेचर होता है मतलब मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे जीवित रहने की क्षमता। जी दूसरा जो सुविधा लेके आता है कि जो भी बायोमास है, जो भी चीज सड़ सकता है, इसको सड़ाने में इसकी एक्टिविटी को वृद्धि करना।
जी। पृथ्वी मतलब जो 15 से 20 दिन में, 25 दिन में चीज सड़ रही है, उसको कम से कम समय में 7 से 10 दिन में हम सड़ा के लेके आते हैं। और तीसरा होता है कि सरफेस एरिया देना, सतह देना। जितना ज्यादा सतह रहेगा बायो फर्टिलाइजर के पैकेट के अंदर, जितना ज्यादा छोटा छोटा साइज का सामान है, जी। उतना ज्यादा सतह होगा। और जितना ज्यादा सतह होगा उतना ज्यादा जीवाणु पनपेंगे, और जितना ज्यादा जीवाणु मतलब उतना ज्यादा इफेक्टिव बायो फर्टिलाइजर। तो ये, और तीसरा जो टेक्निकल का था कि किसान की जो मेन समस्या है यस। सिंचाई की, यस। तो इसको समाधान देने के लिए हम सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर पे काम करते हैं। वो भी पुआल में एक चमकीली परत होती है। जब पुआल आप काट के धूप में रखते हैं, देखते हैं धूप में चमक रहा जी। होता है, वो लिग्निन होता है। पॉलीमर टाइप का, उस लिग्निन को हम लोग लेते हैं और लिग्निन से सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर बनाते हैं, जो अपने वजन से 268 गुना ज्यादा पानी सोखता है और धीरे धीरे करके पौधे को देता है। तो इससे कहीं ना कहीं खाद की जरूरत कम होती है, सिंचाई की जरूरत कम होती है, बार बार किसानों को खेत में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कहीं ना कहीं जो इनपुट कॉस्ट है, किसान की लागत है, वो कम होती है और उससे फिर उनको फायदा होता और इसमें हम एक क्वेश्चन जोड़ना चाहेंगे, आपका जैसे परिवार कृषि प्रधान रहा है, आपके फादर कृषि प्रधान परिवार से आते हैं, तो कितना मदद रहा आपको इस प्रोडक्ट को डेवलप करने में, समझने में और दूसरों तक समझाने में कि हाँ ये प्रोडक्ट आपके लिए कितना यूजफुल है, मतलब। है। सर ये कहते हैं ना, इस समय मैं थोड़ा सा किसी और डायरेक्शन से सेंसर पे आऊंगा, मैं एक थोड़ा सा फ्रेम बना के। ठीक है। ये होता है ना कि स्टार्टअप बहुत ज्यादा है मार्केट में, आप देख रहे हैं बहुत लोग बहुत स्टार्टअप कर रहे हैं और जी। आगे चल के फेल हो जाते हैं। यस। रीजन यही होता है कि जब तक आप उस अपने प्रॉब्लम के साथ इमोशनली अटैच नहीं होते हैं, या सच में उस प्रॉब्लम को आप फेस नहीं किए होते हैं, तो आप अच्छे से नहीं कर पाते। सही तो बात है। ये हमारे साथ इसका प्लस पॉइंट था, क्योंकि हम जब खेती करते आ रहे हैं इसको शुरू से, खेतों में खाद डाले हैं, खेतों हमने कई बार ऐसे समय देखे हैं कि जैसे मान के चलिए खेती कर रहे हैं और बहुत ज्यादा पानी बरस गया, बहुत ज्यादा धूप आ गई, पूरा का पूरा फसल सूख गया। यस। फसल सूखने से आपका पूरा एक साल कैसा बीतेगा उस पर निर्भर कर जाता है, और आप हर चीजों के साथ आप कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर जाते हैं, अपनी पढ़ाई के साथ, अपना ट्यूशन के साथ। ये सारी चीजें आपने देखी, अब जब हमने अपने आंखों से देखी रहती हैं। और दूसरा ये भी पता होता कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर में। आखिर जैविक खाद डाल रहे हैं तो जैविक खाद क्यों नहीं काम कर रहा है, यस। या रासायनिक खाद डाल रहे हैं, रासायनिक खाद से क्या एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आ रही है। और इसका एक जब नॉलेज होता है, तो जब किसी के पास आप कहते हैं ना बहुत ज्यादा खाली हो और एक बैग आपको कोई सपोर्ट बढ़िया मिल जाए। हमें आईआईटी कानपुर का जब सपोर्ट मिला, मैं आईआईटी कानपुर में इंक्यूबेटेड हूँ अभी, जी। तो वहां पे एक बहुत एसआईसी आईआईटी कानपुर में एक बहुत बढ़िया लैब है, फैसिलिटी है। तो जब ऐसा प्रॉब्लम आपने फेस किया हो और उस जगह पे जाके आप उतनी बढ़िया लैब मिल जाए, तो आप बहुत ज्यादा रिसर्च करना शुरू कर यस। देते हैं। तो फिर वहां पे जब काम करना हमने चालू किया, तो यही फायदा मिला कि यहाँ का एक्चुअल प्रॉब्लम और आईआईटी कानपुर की जैसी बढ़िया लैब, दोनों को जब मिलता है ना, और हम लोग के जैसा एक नॉर्मल आदमी जब मिल जाए वहां पे, तो एक बढ़िया चीज निकल के आता है, और उसमें आप समय के साथ साथ विकास करते जाते हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ गर्मी ज्यादा रहती, तो इनमें आपको एक कम प्रतियोगिता रहती होगी कि कैसे जीवाणुओं को बचा कर रखा जाए। हम्म। हाँ सर, जैसा मैंने बोला ना कि हमने जब शुरू किया था तो इतना हमें भी नहीं पता था, यस। क्योंकि कहते ना एज भी ज्यादा नहीं है। मेरी एज मुश्किल से भी 23 से 24 साल है, तो उस समय तक इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। और पैसा भी नहीं था जब हमने कंपनी शुरू की थी, मुश्किल से 5,000 या 10,000 रुपए से हमने कंपनी चालू की थी। तो जितना कुछ हो पाता था उतना करते, तो जीवाणुओं के साथ फर्टिलाइजर बना के डाला शुरू किए थे। एक समय में अच्छा चला था, जब गर्मी का जैसे हमने जनवरी फरवरी में काम शुरू किया था, जी। और मार्च मई जून में आते आते फिर एक प्रॉब्लम आने लगी थी, वो यस। है तब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो जीवाणु अच्छे से काम नहीं कर पा रहे। तो उस समय के लिए ही आईआईटी कानपुर का वही जो है नैनो पार्टिकल का पूरा लैब हम लोग ने यूज किया। पार्टिकल नैनो पार्टिकल्स डेवलप किया, उसके बाद उसको टेस्ट किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जीवाणुओं के साथ मिला के, कि किस टेम्परेचर तक वो जीवित रह सकता है, आखिर क्या चेंज कर दे, कौन सा नैनो जीवाणु लेके आए, नैनो पार्टिकल लेके आए, इनको मिलाने के साथ हमारा खेत में भी काम हो और प्रॉब्लम भी ना हो, और तीसरा बेनिफिट भी मिलता है किसानों को। तो नैनो पार्टिकल्स पे हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, फिर कार्बन कंटेंट पे एक्सप्लोर करते हैं, कई चीजों पे धीरे धीरे कंटिन्यूस डेवलपमेंट चल रहा है। तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट की वजह से ही है, और आपका एक कहते हैं ना डेडिकेशन यस। यस। की वजह से। हमारी टीम ने एक रिसर्च की थी, उसमें देखा था कि आपके स्टार्टअप में जैसे ही 2-3 महीने हुए कोविड स्टार्ट हो गया, फिर आपके स्टार्टअप ने काफी डार्क फेज देखा, जो आपके बायो फर्टिलाइजर्स थे उनमें काफी प्रॉब्लम्स आई, वो एक क्या कहानी थी सर? सर आप मतलब कहते हैं ना कि
मैं वही परिवार से हूँ। जब कॉलेज में पहुंचा था, कॉलेज के टाइम में ही जी इंटर्नशिप, लैब फैसिलिटी किसी कॉलेज में, नॉर्मल टायर 3 सिटी के अगर कोई कॉलेज हो, उतनी अच्छी लैब फैसिलिटी नहीं होती। जी। और आप अगर कुछ अलग करना चाहें तो हिंड्रेंस बहुत होता है, यस। ऑब्स्टेकल्स बहुत मिलती हैं, और कोई फैसिलिटी नहीं होती है। तो हम लोग, ये था कि जब करने का एकदम मन बन चुका था, तो इंटर्नशिप एक ऑप्शन होता है कॉलेज के स्टूडेंट्स के पास। यस। हम अलग अलग कॉलेजेस में जाते थे, इंटर्नशिप करते थे और एक्सप्लोर करते थे कि क्या। और जैसे मान के चलिए, ये भी कहानी है कि आप बहुत छोटे एरिया से बिलोंग करते हो, इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती हो, जी तो जी। कई बार आपको सिक्योरिटी गार्ड्स भी आपको गेट पर से भगा देते हैं कि आप क्या हो, आपको एंटर नहीं मिलेगा, तो आप गेट से ही वापस आ जाते हो निराश होकर। ये सारी समस्याओं के साथ बढ़ते बढ़ते आईआईटी बीएचयू में पहुंचे, और वहां पे लैब फैसिलिटी में काम करना शुरू किया। तो वहां पे टेक्निकल काम हमने पूरा कंप्लीट किया था, अलग अलग कॉलेजेस में घूम घूम के, फिर इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू पे भी अलग अलग जगह पे जाके इंटर्नशिप करके, फैक्ट्री वैक्ट्री में। तो जब सब कुछ रेडी था, और उस समय लॉकडाउन, मतलब अभी आइडिया नहीं था कि लॉकडाउन लगा 12 यस। फरवरी 2020 को। 20 में हमने कंपनी बनाई थी, यस। और अब था कि अब इसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। और तभी दिवाली होली की छुट्टी हुई थी, हम वापस आए, और उसके बाद से पूरा लॉकडाउन लग गया। और वो लॉकडाउन ने, मतलब कहते हैं ना कि आप घर पे बैठे हो, किसी चीज को बड़े हिम्मत मन से आप उस पर काम कर रहे हो, 3 साल लगाए हुए हो। 3 साल के बाद आपको ये पता चले कि वो जीवाणु जो लैब में रखा है, उसको 10 दिन में, 10 दिन तक का खाना उसके पास है, 10 दिन के बाद वो जीवाणु मर जाएगा। फिर पौधे हैं, 25 दिन के बाद पौधे मर जाए, सारी चीजें खत्म हो गई। और हम लोग उसी स्थिति पे आ गए जहां पे पहले शुरू किए थे। तो वो भी फेस हमने देखा है। बट कहते हैं ना कि अगर आपने सच में काम किया होता तो नॉलेज नहीं कहीं वेस्ट जाता। उसी नॉलेज, वही नॉलेज था, वही सपोर्ट था, कि उसकी वजह से हम लोग रिकवर किए। तो प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट अब बेचने की तैयारी है, लेकिन मशीन्स नहीं है और मशीन्स के साथ में क्लाइंट्स नहीं है, तो फिर कैसे एक ये कंपनी इतनी बड़ी करने में कहाँ से भूमिका तैयार हुई कि लोग जुड़ते गए और फैक्ट्री बनती गई? सर, कहते हैं ना कि जैसे मैंने कि शुरू में भी बोला था, उम्मीद अच्छी हो और जी नेक इरादे हो तो लोग, अच्छे लोग मिलते जाते हैं आपको। खराब भी मिलते हैं तो आप स्क्रीन आउट करते जाते हैं कि खराब को हटाना, अच्छे को साथ लेके चलना। हम उसी दिशा पे थे और आगे बढ़ रहे थे। जब पहली बार 2 किलो 3 किलो, जैसे अब आपको पता होगा, आपने रिसर्च किया, तो 2-3 किलो हमने फर्टिलाइजर बनाया था। वो सब कुछ पार्ट हमने टेस्टिंग के लिए दे दिया था लैब में, और कुछ पार्ट हम ग्राउंड पे ट्रायल कर रहे थे। रिपोर्ट्स आने के बाद बहुत कुछ नया निकला उसमें, कि एक नहीं 9 तत्व उसमें है खाद में। जैसे यूरिया आपको सिर्फ नाइट्रोजन देता है, डीएपी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास देता है, वो 3 ही कंटेंट दे रहा है। हम 9 कंटेंट वाले फर्टिलाइजर डेवलप किए थे। साथ ही साथ हम जीवाणु था हमारे उस फर्टिलाइजर में, जो कि हमारा क्या कहते हैं, जितना भी फर्टिलाइजर डालेंगे, तो फर्टिलाइजर डालने के बाद वो सारे तत्व खेत में बनना भी शुरू हो जाएंगे। यस। तो ये सारी चीजें थी। बट प्रॉब्लम क्या था कि ना ही मशीन था और ना ही पैसे थे। तो बट इसका एक बेनिफिट भी था कि इतनी सैड स्टोरी थी, सैड स्टोरी से वहां तक आपने पहुंचे थे, आप इतना स्ट्रगल किए थे, तो मीडिया कवरेज हुआ, प्रेस, मतलब कंटेंट इतना अच्छा निकला कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस से कॉल्स आई, उसको सुन के मीडिया कवरेज हुआ, और वो बड़े एक नेशनल लेवल पे अलग अलग एरिया में फीचर हुआ। कॉल्स बहुत आई, ऑर्डर्स बहुत प्लेस हुए, पर देने के लिए कुछ नहीं था। तो क्योंकि मैं बिजनेस समझने लगा था, बहुत लॉकडाउन में बैठा हुआ था, तो ये था कि एक वेबसाइट होस्ट कर दिए हम लोग, और कस्टमर से बात कर ट्रस्ट बनाना शुरू किए। या तो माल देते हो, पैसा सामान देते हो, या तो ट्रस्ट बनाते हो, यस। ट्रस्ट देते हो, रिश्ता बनाते हो। तो हमने दूसरा ऑप्शन चुना, क्योंकि पहले वाले पास ऑप्शन नहीं था, हमारे पास ट्रस्ट बनाना शुरू किए। सबको बोले कि आप 50 केजी की जगह पे, आप 5,000 केजी की जगह पे 5 किलो खरीद के देखिए, एक बार ट्राई करिए, अच्छा लगेगा तो हम हैं आपको देते रहेंगे। तो उस बेसिस पे ट्रस्ट बनना शुरू किया। 2 के बाद 4 आए, 4 के बाद 100 आए, 100 के बाद 500 आए। इस तरह किसान का एक सेगमेंट बढ़ता गया, अलग अलग एरिया में हम लोग फैलते गए। और अभी फंडिंग के लिए क्या सिचुएशन है? फंडिंग आप कब किससे किससे ले चुके हैं, या फिर अभी क्या प्रोसीजर है आगे के लिए? सर, अभी स्थिति थोड़ी अच्छी चल रही है। जी जब चीजें अच्छी होने लगी, हम आईआईटी तक थे। आईआईटी के बाद हमें काफी काफी सपोर्ट्स मिला, जैसे मान के चलिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमें सपोर्ट मिला है डिपार्टमेंट। उसके बाद हमें सिटी बैंक के सोशल ग्रांट हमें मिला, कैपरी ऑफ फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन से हमें सपोर्ट मिला है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड से भी हमें सपोर्ट मिला। ये सारे ग्रांट्स हैं। जी। तो हमारे पास सफिशिएंट ग्रांट वैल्यू थी, और उसके बेसिस पे हमने काम शुरू किए थे, कंस्ट्रक्शन कराते गए। अभी स्थिति यह है कि रेवेन्यू है हमारे पास कंपनी में, तो जितना खर्च है ज्यादा रेवेन्यू है, तो हम अभी एक सस्टेनेबल बिजनेस में है। जी जी। बट जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक स्टार्टअप है, ना कि एक बिजनेस है। हमें
एक्सपेंड करना है। हम इस समय ऑर्गेनाइजेशन के साथ टच में हैं, जिससे कि हम फंडिंग लेंगे, और जैसे विल ग्रो के साथ टच में इस समय कैंपस फंड के साथ भी हैं। तो जिसके साथ भी हमारा डील सुटेबल जाता है, वी विल बी मूविंग विद दैट इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी एक और हम प्रोसेस समझना चाहेंगे कि जो केमिकल से फर्टिलाइजर बनता है और जो बायो फर्टिलाइजर होता है, उसमें सबको पता है कि बायो फर्टिलाइजर ज्यादा हेल्थ के लिए अच्छा होता है। लेकिन फिर भी आप कैसे लोगों को कन्विंस करते हैं कि आपका फर्टिलाइजर जो आप बना रहे हैं वो कॉस्ट के बेस पे और लॉन्ग टर्म के बेस में कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है? तो इसका सबसे अच्छा सेगमेंट होता है ना, आप कितना भी बताएंगे किसान को और पिच करेंगे किसान के सामने, वो नहीं मानेगा आपसे, जी। क्योंकि आप कहीं ना कहीं कंपनी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी। और मार्केट इतना खराब हो चुका है फर्टिलाइजर का कि लोगों ने बहुत चूना लगाया है, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं और गायब हो गई हैं। जी। तो उसका सबसे एक सीधा सा फंडा होता है, और बहुत अच्छा भी होता है, कि आपके पास फर्टिलाइजर है और आपके पास किसान भी है। आप कुछ नहीं करिए, आप बस किसान से रिक्वेस्ट करिए कि हम आपको फ्री में खाद दे रहे हैं, और आप आधे खेत में हमारे से खेती करिए, और आधे खेत में आप जैसे खेती कर रहे हैं वैसे करिए। तो आप अगर किसी गांव में जा रहे हैं, 5 ऐसे किसान के साथ भी कर लिए, तो फिर पूरा का पूरा गांव आपको मिलने का तैयार हो जाता है। अब 5 किसान के साथ टेस्टिंग करना शुरू करते हैं, उसमें बोलते हैं कि आप देखिए कितना खाद लगा रहे हैं, इसको जोड़िए, कितना पैसा आप पानी में आप खर्च कर रहे हैं वो जोड़िए, कितना पैसा आप मजदूरी में लगा रहे हैं वो जोड़िए, और इधर ही सिमिलर में जितना आप यूरिया डीएपी से कर रहे हैं उसको जोड़िए। तो दोनों में जोड़ने की बात है, हमने करीब 22 फसलों पे ऐसे लेवल पे किया है, अलग अलग एरिया में। जो लागत की बात आती है, हम 15 से 48% तक इन्वेस्टमेंट घटाएं अलग अलग फसल में। फिर इरिगेशन की बात आती है, तो अबाउट 33% तक हमने इरिगेशन भी बचाया है। और तीसरा जो मेन है कि यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो करीब 15 से 35% तक अलग अलग फसल में हमने उत्पादन भी इंक्रीज किया है। तो जब ये कंपेरेटिव फार्मर खुद ऑब्जर्व जब कर लेता है, तो उसका हमें फायदा मिलता है। और फिर एक किसान से आप वो वर्ड ऑफ माउथ जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, जब कहते हैं ना किसी के पास पैसा नहीं होता मार्केटिंग करने का, तो वर्ड ऑफ माउथ पे ही जाता है। यस। तो वही हमारा शुरू में ऑप्शन भी बस वही था, बट अभी हमारा वही स्ट्रेंथ बन गया है कि हम उसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभी एलसीवी फर्टिलाइजर्स किन किन प्लेस से प्रोडक्शन कर रही है और टारगेट एरिया जो सेल्स का है वो कौन से स्टेट्स पर ज्यादा है? सर देखिए, अभी हम 3 प्रोडक्शन यूनिट चला रहे हैं। जी। पहला एक कुशीनगर में 2 है हमारे पास, और एक है हमारे पास कोल्हापुर महाराष्ट्र में। जी। और साथ ही साथ हम कानपुर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टाई अप करके कानपुर में एक चौथा प्रोडक्शन यूनिट डालने वाले हैं। तो ये अलग अलग एरिया में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे दूसरा आपका सवाल था किस इस एरिया में हम सप्लाई कर रहे हैं, हमारा मेजर फोकस है यूपी, बिहार और झारखंड, क्योंकि ये हमारे आसपास के एरिया में है। और क्योंकि साउथ इंडिया से एक अच्छा डिमांड आ रहा था, तो साउथ इंडिया में हमने एक दूसरा प्रोडक्शन यूनिट डाला कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में, ताकि हम महाराष्ट्र का रीजन, बेलगाम का, कर्नाटक का रीजन, और ये मतलब उस एरिया का जो भी बेल्ट है उसको पूरा टैकल करने के लिए हम वहां पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अब दूसरा एक पॉइंट है कि टारगेट करते हैं हम एफपीओ के साथ ही कोलैब कर रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिनके किसान डाटा बेस बहुत फार्मर्स बेस हैं, तो उनके थ्रू कोलैब करके हम फर्टिलाइजर सप्लाई कर। और उस जर्नी को हम समझना चाहेंगे जब अक्षय जी एक एलसीवी फर्टिलाइजर से पहले हुआ करते थे और आज की डेट में इतना ज्यादा रेवेन्यू, इतना ज्यादा नेटवर्क, इतनी ज्यादा सेल्स के बाद में क्या बिजी शेड्यूल रहता है? कैसे आप एक नए स्टार्टअप को गाइड कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से कि उनको क्या क्या चीजों पर काम करना चाहिए? सर देखिए, गैप कुछ नहीं है, जो तब भी थे वही आज भी हैं। और मतलब आप जिस दिन, मेरा ये मानना है, जिस दिन आप अंतर समझना शुरू कर लेते हैं ना, जी। उस दिन से आपका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो आप टाइम मैनेजमेंट और ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं, और आप एज नॉर्मल एज यू वॉज, बी एज नॉर्मल एज यू आर। तो ये जैसे पहले थे, अभी अभी तभी जैसे पहले थे अभी भी वैसे ही रहिए, कुछ चेंज मत करिए। दूसरा पॉइंट है गाइड करने का। मैं यूपी गवर्नमेंट के साथ टाई अप के साथ एज ए मेंटर कई कॉलेजेस में हूँ। जितने राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जैसे अम्बेडकर नगर में हुआ, अभी बांदा में हुआ, या आरईसी सोनभद्र बिजनौर हुआ, इसके बाद अभी जैसे एसआरएम यूनिवर्सिटी के साथ हुआ, आईटीएम गीडा हुआ, मदन मोहन मालवीय हुआ, ऐसे कई कॉलेजेस में मैं एमओयू किया हुआ हूँ, और उनके कॉलेज के स्टूडेंट्स को हम ऐसे मेंटरशिप प्रोवाइड कर, साधारण भाषा में बोले कि कुछ पॉइंट बोले कि गाइड करना, या कुछ आपके जो व्यूअर्स हैं उनको अगर एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है तो क्या सोच सकते हैं। 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाया है, वो ध्यान रख सकते हैं।
पहला कि स्टार्टअप आई क्या कहते हैं जेन्युइन प्रॉब्लम के साथ करिए। पहले ये चेक कर लीजिए कि जो आप सामान बनाने वाले हैं उसके खरीदने वाले मार्केट में है कि नहीं है। दूसरा पॉइंट कि कभी भी स्टार्टअप में 20-25 हजार रुपए से ज्यादा आपका कैपिटल खर्च नहीं लगना चाहिए। अगर इससे ज्यादा आपका पैसा लग रहा है तो आप गलत ट्रैक पे हैं, और आपको अपने यूनिकनेस और अपने आइडिया पे काम करना है। Yes. तीसरा पॉइंट कि आइडिया आपका 3 फैक्टर पे इनोवेशन हो सकता है। सोशल फैक्टर पे भी, इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी, और इकोनॉमिकल फैक्टर पे भी। सोशल फैक्टर में जो भी एग्जिस्टिंग में जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना या महिला सशक्तिकरण करना, इस सब सेक्शन पे आप कुछ काम कर रहे हैं तो इनोवेशन है। इकोनॉमिकल फैक्टर में कोई भी चीज एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम मतलब सॉल्यूशन ट्रेंड में है, सिस्टम है, उससे कुछ सस्ता आप करके दिखा रहे हैं किसी भी पैटर्न पे, तो वो आप एक इनोवेशन कर रहे हैं। और इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल फैक्टर पे अगर कोई सोल्यूशन प्रॉब्लम मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर पे कोई भी पॉल्यूशन हो रहा है उसको कुछ रिजॉल्व कर पा रहा है। और लास्ट पॉइंट कि टीम जब आप बनाइएगा कभी भी तो इस बेसिस पे कभी ना बनाइएगा कि आप आपका फ्रेंड है या आपकी फैमिली है, या इस बेसिस पे। टीम जनरली डिपेंड होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लाइव दिखा रहा हूँ, ये एक बॉटल है, शायद आपके व्यूअर्स को दिख रहा होगा, जी। और मतलब या विजुअल में नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक फुल बॉटल में अगर दो को फाउंडर हैं कंपनी के, तो दूसरा को पहला आप जैसे मान लीजिए कि आपने 60% उस बॉटल पानी से आपने अपने एबिलिटी से भर दिया। मीन्स आप टेक्निकल सेक्शन लेके आ रहे हैं कंपनी में, या आप मार्केटिंग सेक्शन लेके आ रहे हैं, या पब्लिक कनेक्ट्स लेके आ रहे हैं। तो जो बाकी का को फाउंडर, दूसरा को फाउंडर है आपका, वो ऐसा चीज लेके आया जो आपकी कंपनी में मिसिंग है। वो जैसे आपका वो प्रोडक्शन लेके आ जाए, R&D लेके आ जाए, ताकि जब कोई बाहर से देखे ना आपकी कंपनी को, तो ये देखे इस कंपनी के पास जो टीम है, इस टीम को सब कुछ आता है। और इस टीम क्या छोड़िए, इस कंपनी को सब कुछ आता है। इसका एक को फाउंडर ये देख लेता है, दूसरा को फाउंडर ये देख ले रहा है। तो आप इस बेसिस पे अपने कंपनी का फाउंडर सेलेक्ट करिए, टीम बनाइए और आगे बढ़िए। और कहते हैं ना कि हिम्मत करना सबसे पहला स्टेप ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला स्टेप उठा लीजिए तो आप बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। और एक कहावत है कि बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, वो आपने और आपकी टीम ने कर दिखाया है। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, आपसे आपके स्टार्टअप के बारे में जानकर। आज हमारे व्यूअर्स जानेंगे कैसे एक कंपनी इस तरह से भी खड़ी की जा सकती है, जब कुछ ना होते हुए भी इतने एफर्ट्स और इतनी डिटर्मिनेशन के साथ आपने वो कर दिखाया है। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ मीट दी फाउंडर के 6 एपिसोड में जुड़ने के लिए। और आशा करते हैं आप ऐसे ही है और भी एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करते रहेंगे आगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच ओके सर कि आपने हमें इनवाइट किया। जी। एंड इट्स माय प्लेजर। थैंक यू। Thank you.